मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ, श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में कैसे महत्वपूर्ण है और उसका क्या रोल है। सबसे पहले हम समझेंगे कि सोनोग्राफी क्या चीज होती है। सोनोग्राफी हमारी आंख है गर्भस्थ शिशु को देखने के लिए, अंदर जो माँ के कोख के अंदर भ्रूण है उसको देखने के लिए हमारी आंखें हैं। यह कुछ भी नहीं है, यह कोई एक्सरे में से जैसे आइसोटोप्स निकलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर रेडिएशंस नहीं निकलते। ये जो हम बोलते हैं साउंड वेव्स, इसी की हायर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको कि अल्ट्रासाउंड के नाम से हम जानते हैं। यह सोनोग्राफी बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए, क्योंकि यदि साउंड वेव्स हानिकारक होंगे तो हमें बोलना भी बंद करना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो एमआरआई और अल्ट्रासाउंड भ्रूण की सेहत को बिल्कुल भी खराब नहीं करते। अब हम सोनोग्राफी का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का माँ की कोख के अंदर कैसा विकास हो रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में खून का प्रवाह सही होना जरूरी है, ताकि कई बार जो समस्याएं हो जाती है कि बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है, बच्चे का वजन कम रह जाता है, जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है पानी सूख जाने से, तो यह सारी चीजें हम पहले ही देख सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चे की खोपड़ी नहीं बन रही, लिप या तालू में कट है, कई बार किडनियां नहीं बन रही है, हमें बाद में पता लगता है, हाथ पैर सही नहीं बन रहे। तो यह एक अचानक से शॉक के जैसा आता है पेरेंट्स फैमिली के ऊपर। यह सब चीज, इन सब चीजों से हम पहले ही बच सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चे की जान को खतरा कर सकती है तो उसको 9 महीने तक आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। कई बीमारियां ऐसी होती है जैसे बच्चे के अंदर खून की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, तो हम खून चढ़ा भी सकते हैं, पानी चढ़ा भी सकते हैं। कई बार पहले ही कपल के एक बेबी होता है, आजकल 2 से अधिक बच्चा कोई करना नहीं चाहते हैं, तो यदि जुड़वा बच्चे हैं तो हम एक सुखा भी सकते हैं। कई बार आईवीएफ प्रेगनेंसी या किसी दवा के बाद प्रेगनेंसी लगी होती है, और कई बार नेचुरली भी 2 या 2 से अधिक शिशु पेट में रह जाते हैं माँ के, तो उसको सुखाने के लिए भी हमारे पास उपाय होते हैं। कई परेशानियां बच्चे के अंदर जो आगे आएंगी, या माता का ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और उसकी वजह से जो समस्याएं आती है, बच्चा कमजोर रह जाना, ये सारी चीजें हम पहले ही देख सकते हैं। यदि माँ की कोख में ही बच्चा कमजोर पैदा होगा तो आगे उसकी सेहत पूरी जिंदगी इफेक्ट होगी। यदि गर्भ के अंदर लड़की है तो उसको अपनी प्रेगनेंसी में और उसका जो शिशु होगा उसकी हेल्थ पे भी इसका असर होगा। ये सारी चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए जैसा कि मैम ने बताया कि फीटल मेडिसिन इसी वजह से नई ब्रांच के तरीके वो आ रहा है, और इसके बिना अभी हम ऑप्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब हम जाने कि हम कब कब सोनोग्राफी कराना हमारे लिए जरूरी है। तो कम से कम 5 सोनोग्राफी हम एडवाइस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही पीरियड मिस होने के 15 दिन ऊपर हो गए, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, हमारा पीरियड यदि 15 दिसंबर को आना था तो 31 दिसंबर हो गया, तो हमको उसके बाद दिखाना है और हम पहली सोनोग्राफी कर लेते हैं, क्योंकि 1.5 महीने पर ही धड़कन आ जाती है। कई बार बड़े लोग बोलते हैं इतनी जल्दी थोड़ा ना धड़कन आती है, 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। नहीं, नॉर्मली 6 वीक की प्रेगनेंसी यदि हो गई तो उसमें आ जाती है। इस सोनोग्राफी में हमें ये भी पता लग जाता है कि गर्भाशय का वॉल्यूम कितना है, कहीं उसमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि गर्भाशय 2 पार्ट में ही नॉर्मली डेवलप होता है और उसके बीच का पर्दा पिघल जाता है, कई बार वो नहीं रहता और बाइफर्मेट यूट्रस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ओवरी के अंदर या ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी रह जाती है। यदि वह बड़ा हो गया और समय रहते उसको नहीं सुखाया गया दवा इंजेक्शन से, तो वो फट के माँ की जान को खतरा कर सकता है और इमरजेंसी में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। कई बोतलें खून की भी आवश्यकता हो सकती है।
तो ये सब चीजें हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं, जो कि 15 दिन चढ़ते ही होती है। कई बार बीज लेट छूटता है और प्रेगनेंसी लेट लगी होती है, लेकिन जब हम 3 महीने या 5 महीने की सोनोग्राफी करते हैं तो हमें लगता है ये तो 15 दिन या 1 महीना छोटा है बच्चा, यानी कमजोर है बच्चा, जबकि एक्चुअली प्रेगनेंसी ही 15 दिन लेट लगी थी। तो ये सब चीजें हम इस डेटिंग स्कैन में देखते हैं। उसके बाद आती है पहले 3 महीने में, 2.5-3 महीने पर जो सोनोग्राफी हम करते हैं, यह पहले जो 5वें महीने में 3D 4D जांच की जाती थी, उसके बदले अब हम 2.5-3 महीने, 2.25-3 महीने पे ही सोनोग्राफी कर लेते हैं। खोपड़ी बनी है नहीं बनी है, बच्चे की किडनी बन रही है कि नहीं, अपर लिप में कोई कट तो नहीं है, हृदय का बीच प्रपोर्शन बन रहा है कि नहीं, धड़कन सही चल रही है कि नहीं, चारों हाथ पैर बन रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। कई बार इसमें एक एनटी और एनबी नाम की जांच होती है। एनटी और एनबी का माप लेते हैं और उससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा मंदबुद्धि तो नहीं है, किसी गुणसूत्र के विकार यानी जेनेटिक प्रॉब्लम से ग्रसित होने की वजह से जो मंदबुद्धि होती है, ऐसा तो नहीं है। इसको एनीप्राइडी स्क्रीन भी कहा जाता है। इसमें हमारी एक्यूरेसी 85 से 90% तक होती है। कई बार कोई ब्लड टेस्ट भी ऐड करते हैं जिससे हमारी एक्यूरेसी 95% तक हो सकती है। तो यदि कोई मेजर प्रॉब्लम है तो तीसरे महीने में यदि हम पता कर लेंगे तो हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेना आसान होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत बड़ी नहीं होती है, माता के लिए भी ये ज्यादा सुरक्षित होता है। तीसरी जो सोनोग्राफी होती है वो 18 से 22 सप्ताह यानी लगभग 4.5-5 महीने पर होती है, जो 3D 4D स्कैन या एनोमली स्कैन लेवल 2 स्कैन के नाम से भी जाना जाता है। जो इसके बाद की सोनोग्राफी होती है वो करीबन 28 से 32 वीक यानी 7वें महीने के आखिरी सप्ताह या 8वें महीने के पहले सप्ताह में हम करते हैं। क्यों? क्योंकि 5वें महीने में जो हम सोनोग्राफी करते हैं उसमें हम देखते हैं हृदय है कैसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, बच्चे के लंग्स बन रहे हैं नहीं, आते कैसी बन रही है। मगर हृदय के बाएं साइड के वाल्व्स, एक एओर्टा करके सबसे बड़ा वसल होता है जो दिमाग और शरीर को सप्लाई करता है, उसका विकास, दिमाग सल्केशन गैरेशन, जैसे हमारा आपका दिमाग है अखरोट के अंदर के बीज जैसा होता है, लेकिन बच्चों का जो होता है वो बाहर के छिलके जैसा चिकना होता है। मगर जब बच्चा पैदा होता है, जब पूरे महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसका दिमाग अखरोट के अंदर के सीड जैसा हो जाना चाहिए। यह जो प्रक्रिया होता है उसको हम सल्केशन और गैरेशन बोलते हैं। यदि यह कम हो रही है, बच्चे का दिमाग चिकना सा रह गया, तो भी दिक्कत, वो लिजेनकेफेली बोला जाता है। और यदि बहुत पहले ही घुमाव आने लग जाते हैं तो भी परेशानी हो सकती है, और ऐसे में बच्चे की सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ होती है। इसमें बच्चे की जान को खतरा नहीं होता है तो ये ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि अपना बच्चा है, हाथ में आने के बाद फिर हम उसको पालेंगे पोसेंगे, बड़ा करेंगे, लेकिन यदि वो मंदबुद्धि है तो वो बहुत बड़ी जटिल समस्या हो जाती है जिसका समाधान हमारे पास नहीं होता, और वो पूरी फैमिली की लाइफ इफेक्ट करती है। आगे अच्छे बच्चे हो तो भी, पहले अच्छे बच्चे हैं तो भी, उन सब पे असर पड़ता है। तो यह सारी चीजें हम 5वें महीने में नहीं देख सकते। अर्थात यदि आपकी 3D 4D स्कैन में कोई तकलीफ नहीं बताई गई है तो ऐसा नहीं है कि आगे कई चीजें नहीं आ सकती, जैसे आंतों की डेवलपमेंट, आंत में रुकावट है, कई बार पेट का हिस्सा फेफड़ों के पास चले जाता है, बाएं साइड में या दाएं साइड में, जिसका इलाज भी हमारे पास संभव है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है जिस समय डिलीवरी होती है, और यह डिलीवरी ऑपरेशन से कराते हैं। तो इन सब चीजों का जो एनोमली स्कैन, 3rd ट्राइमेस्टर एनोमली स्कैन हम बोलते हैं, वो हम इस समय करते हैं। और आखिरी सोनोग्राफी जो होती है वो डिलीवरी के पहले होती है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चा उल्टा तो नहीं है, जिसको ब्रीच बोलते हैं। यदि सीधा है तो डिलीवरी कराना आसान है। यदि अवरनाल में एक के आटे कॉर्ड लिपट गया है गर्दन के चारों ओर, तो 1 से अधिक में नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो सकती है बच्चे के लिए, और उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो नॉर्मल का हमको ट्रायल देना है, या हम सीधे सिजेरियन का डिसीजन लें, बच्चा कमजोर तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं आखिरी सोनोग्राफी उनको कब करानी है। बच्चेदानी का मुंह कितना बड़ा है ये भी देखते हैं हम इसमें। यदि जो आपकी इसके पहले सेकेंड लास्ट सोनोग्राफी है, इसमें बच्चे की ग्रोथ हमें कम लगती है, तो हम आपके खान पान दवा गोली से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि बच्चा कमजोर पैदा होगा तो आगे कम से कम 5 साल 7 साल तक उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, बच्चा सर्दी जुकाम डायरिया इन सबसे से ज्यादा ग्रसित होता है, और पूरी जिंदगी उसको हार्ट डिजीज, डायबिटीज और रोग प्रतिकारक क्षमता से, जैसे कि सांस की तकलीफ, इन सब चीजों से ज्यादा परेशान होना पड़ता है। पहले जैसा कि अभी हमने बोला, पहली सोनोग्राफी में हम ये डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि यूट्रस का शेप कैसा है, बच्चे की धड़कन आई नहीं आई, लेट तो नहीं चल रही है, 1 या 1 से अधिक बच्चे तो नहीं है, और आसपास ओवरीज और यूट्रस कैसे हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, मैम आप देख पा रहे हैं ये वीडियो? यस यस यस।
इसमें यदि आप देख पा रहे हैं तो दो जगह पे प्रेगनेंसी है, एक बच्चेदानी के अंदर और दूसरी बच्चेदानी के बाहर, ये ट्यूब में है। तो ऐसे में यदि दोनों प्रेगनेंसी बढ़ गई तो ये फूट जाएगी और बच्चे की माँ की जान को खतरा हो सकता है। दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरी स्लाइड में यदि आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा खून का जमाव है, इसको हम यदि समय रहते दवा गोली इंजेक्शन चालू कर दें तो इस प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, नहीं तो ये मिसकैरेज हो जाएगा। यहाँ पर यूट्रस की शेप गड़बड़ है, तो ऐसे में जल्दी डिलीवरी होने की संभावना अधिक रहती है। हम माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में यदि खून का प्रवाह कम हो रहा है, जैसे कि इन स्लाइड्स के अंदर है, तो इससे भी ब्लीडिंग होती है और अबॉर्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। तो हम सिंपल एक 40 पैसे की गोली आती है, वो कई बार हमको कुछ महंगे इंजेक्शन पे भी जाना पड़ता है, लेकिन हमें इस प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अबॉर्शन होने की संभावना, जल्दी डिलीवरी होने की संभावना और ग्रोथ की कमी होने की संभावना रहती है। एनटीएनबी स्कैन अभी हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक प्रॉब्लम, डाउन सिंड्रोम जो सबसे कॉमन कारण है मंदबुद्धि होने का, इसका हम अंदाजा लगा लेते हैं। ये परफेक्ट टेस्ट नहीं होता है, 100% डायग्नोसिस नहीं देता है, मगर 90-95% तक दे देता है। यदि इसमें कुछ हाई रिस्क आता है तो हमको आगे जांचें करनी पड़ती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर सोनोग्राफी में हम सारी चीजें देखते हैं, हृदय, किडनी, स्पाइन, आवरणाल में कितनी नसें हैं, हाथ पैर में उंगलियां कितनी हैं। ये सोनोग्राफी यदि हम बोलते हैं, इस यदि आप सोनोग्राफी यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर वाली पिक्चर में बच्चा सलाम करता हुआ है, रिपब्लिक डे की सलामी दे रहा है बच्चा। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये बच्चा थोड़ा मोटा मोटा सा लगेगा, जैसे कि बहुत फैटी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी इसमें बच्चे की चमड़ी में सूजन है, जिसको हम नॉन इम्यून फीटल हाइड्रॉप्स बोलते हैं। यदि खून की कमी होती है तो इम्यून फीटल हाइड्रॉप्स में भी ऐसा हो सकता है। यदि खून की कमी की वजह से है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन खून की कमी की वजह से नहीं है तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है और इसका हमें समय रहते जांच करनी पड़ती है, क्योंकि यदि इस समय हम नहीं देखेंगे तो अगली प्रेगनेंसी में भी इफेक्ट हो सकता है। और बार बार कई महिलाओं का गर्भपात होता है, बच्चे खराब निकलते हैं, तो उन सबका निदान हमें यहीं से मिलता है, जिसको कि एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनवेलस सैंपलिंग नाम से जानते हैं हम टेस्ट। बच्चे के आसपास का पानी या आवरणाल में से कुछ सेल्स लेके हम आगे टेस्ट करते हैं इसमें। तीसरे जो थर्ड ट्राइमेस्टर एनोमली स्कैन अभी मैंने बताया, दिमाग, आंतें, स्केलेटल सिस्टम जो बाद में बनती हैं उनके लिए देखना जरूरी है। यदि 5वें महीने की सोनोग्राफी में हम कहें कि हमें कोई समस्या नहीं नजर आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा 100% ओके है। आपको बच्चे की स्किन का कलर नहीं नजर आता है, कई बच्चे एकदम सफेद होते हैं, अल्बिनिज्म बोलते हैं, वो हमको अंदर नहीं दिखता है क्योंकि अंदर लाइट नहीं होती। यदि एक टैग है मान लीजिए आंख के सामने, तो वो छोटा सा टैग एक बिंदु बराबर होता है मस्से जैसा, वो हमको नहीं नजर आता है, तिल मसा हम अंदर नहीं देख सकते। प्रीऑरिकुलर टैग कई सिंड्रोम्स में भी के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, वो चीजें हम नहीं देख सकते। इसमें पानी की मात्रा यदि कम है तो हम अभी से ही दवा गोली चालू करेंगे और इसको हम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और आखिरी, जैसा मैंने बोला कि हम दिमाग की और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह कितना है वो भी देखते हैं, क्योंकि यदि इस समय दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हुआ तो वो भी बच्चे को मंदबुद्धि कर सकता है। 34 वीक यानी 8.5 महीने जैसे हो जाते हैं तो बच्चे के फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं कि यदि डिलीवरी भी कराई जाए तो बच्चा वेंटिलेटर नहीं मांगता है, भले ही आईसीयू में जाए मगर वेंटिलेटर की आवश्यकता कम होती है, जो कि अच्छा है। यदि वेंटिलेटर पर है तो वो आर्टिफिशियल लंग है जो इंसान ने बनाया है, उसमें 1 मिनट के लिए भी यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे दिमाग में तो हमारे दिमाग को इंजरी हो जाती है, ये बहुत ही नाजुक होती है, तो उस चीज से हम बच सकते हैं। और साथ ही यदि माँ की कोख में एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, बच्चे को ग्रोथ अच्छी नहीं मिल पा रही है या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इससे भी बच्चे के दिमाग पर असर पड़ सकता है और हमें जल्दी डिलीवरी कराने की जरूरत हो सकती है, जिससे हम यह परमानेंट डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। तो कंक्लूड करने के लिए ये बताऊंगी, वापस से हम ये रिवीजन कर लें। सोनोग्राफी भ्रूण जांच के लिए हार्मफुल नहीं होता, हानिकारक नहीं होता। धड़कन पीरियड मिस होने के 15 दिन में आ जाती है, यदि उस समय नहीं आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी लेट लगी हो और हम उस केस में कुछ पर्टिकुलर 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद दोबारा चेक करते हैं कि धड़कन आई कि नहीं आई। कम से कम 4 सोनोग्राफी बहुत ही जरूरी है। जितनी जल्दी हम सोनोग्राफी कर लेते हैं तो कई बार हम मिसकैरेजेस प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी होने से बचा सकते हैं। जबकि यदि हम अर्ली प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी नहीं करें तो अंदर कोई खून का थक्का जम रहा है या माँ के शरीर से बच्चे के शरीर में खून का प्रवाह कम है तो हम दवा गोली नहीं चालू करते और ऐसे में हम प्रेगनेंसी से हाथ धो बैठते हैं। जो तीसरे और 5वें महीने की सोनोग्राफी है, यदि यह दोनों हम सही तरीके से कर लें समय पर तो हम 80 से 85% तक प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। ग्रोथ हो तो, बच्चे के आसपास की पानी की कमी हो तो,
अधूरे महीने पे डिलीवरी की संभावना हो, तो कई चीजें हम देख लेते हैं और साथ ही साथ मंदबुद्धि जेनेटिक प्रॉब्लम की समस्याओं का भी काफी हद तक समाधान हो जाता है। हम सोनोग्राफी में जिस तरीके से किसी भी इंसान की आप फोटो देख के वह नहीं बता सकते हैं कि उसकी बुद्धि का लेवल क्या है, आईक्यू कैसा है, कोई बुद्धिमान है कि मंदबुद्धि है, उसी प्रकार से सोनोग्राफी एक इमेजिंग है। उसमें कुछ चीजें हमको अंदाजा देती है कि हाँ इसमें कोई परेशानी हो सकती है, मगर बच्चे का आईक्यू लेवल हम उसमें नहीं जांच सकते। तो यह कहना गलत होगा कि 100% अच्छा है। हम यह कहते हैं कि हाँ बच्चे में खराबी नहीं नजर आई, क्योंकि सोनोग्राफी एक गैजेट है, इसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। साथ में आपके डॉक्टर्स और भी जांचों की एडवाइस करते हैं, वह भी जरूरी होता है। तब रेगुलर यदि हम सोनोग्राफी करते हैं समय समय पर, तो बच्चे के विकास, वो ग्रोथ यानी वजन के तरीके हो तो, या दिमाग का शारीरिक विकास, वो सारी चीजें हम सही तरीके से आंक सकते हैं। उसका ध्यान में रख के थोड़ी भी यदि हमें गड़बड़ी नजर आती है, तो जहां तक संभव हो हम उसको ठीक भी करने की कोशिश करते हैं। और यदि हम माँ की कोख में ही बच्चे की ग्रोथ कम ना होने दें, तो उसकी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डायरिया, सांस की तकलीफ, इससे हम काफी चीजों से बच्चे को बचा सकते हैं। बच्चे को पेट के अंदर गर्भस्थ शिशु को अब हम फीटल मेडिसिन में ट्रीट करते हैं, उसको हम एक सेपरेट पेशेंट के तरीके गिनते हैं। जिस तरीके से माँ की डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है, उसी तरीके से पेट के अंदर के बच्चे के डॉक्टर भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ होते हैं, और उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट पर नजर रखते हुए जो भी बेस्ट संभव है वो हम ट्रीटमेंट अंदर ही प्रदान करते हैं, ताकि एक हेल्दी माँ के हाथ में एक हेल्दी बच्चा आ सके। स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञ, और साथ में कई बार जेनेटिसिस्ट, ये एक टीम और बच्चा पैदा होता है तो नवजात शिशु विशेषज्ञ, हम सब मिलकर एक हेल्दी स्वस्थ समाज बनाने की का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े और जहां तक भी हम हो सके आपकी क्वेरी सॉल्व करें, तो यह हमारा सौभाग्य होगा। धन्यवाद।